सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 12 में हिंदी की पाठ्य पुस्तक वितान से प्रथम पाठ सिल्वर वेडिंग, जो लिखा है मनोहर श्याम जोशी जी ने। मैं जयंती उनियाल, प्रवक्ता हिंदी, आज आपको ये पाठ पढ़ाऊंगी। तो आप लोग अपनी पुस्तक खोल के बैठिए और इस पाठ को पढ़िए। सबसे पहले हम जानेंगे सिल्वर वेडिंग का अर्थ एवं उसका उद्देश्य। सिल्वर वेडिंग का अर्थ होता है शादी की 25वीं सालगिरह, अर्थात शादी को 25 साल पूरे हो जाना। ये तो आप जानते ही होंगे। अब इसके बाद जानते हैं पाठ का उद्देश्य। इस पाठ में मनोहर श्याम जोशी जी ने पीढ़ियों के अंतराल को अर्थात जनरेशन गैप को दर्शाया है। जनरेशन गैप होने की वजह से आपस में विचारों की असहमति हो जाती है। विचारों की असहमति मतलब माता पिता और बच्चों के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। माता पिता सोचते हैं कि बच्चे अभी छोटे हैं, नादान हैं, इसलिए वे सही निर्णय लेने में असमर्थ हैं या नहीं ले सकते हैं। लेकिन बच्चे सोचते हैं कि माता पिता तो पुराने ख्यालात के हैं, पुराने विचारों के हैं, इसलिए हम पर रोक लगाते हैं। तो इस पाठ का उद्देश्य यही है कि पीढ़ियों के अंतराल के कारण उत्पन्न वैचारिक असहमति को समाप्त किया जाए। इस वैचारिक असहमति को कैसे दूर किया जाए और इस वैचारिक असहमति को ही यहाँ पाठ में दर्शाया गया है। यही पाठ का उद्देश्य है। तो अब मैं स्टार्ट करूँ। अब इस पाठ में आए हुए कुछ मुख्य पात्र हैं, उनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इनको जाने बिना हम कहानी को नहीं समझ पाएंगे। इस कहानी में मुख्य पात्र हैं यशोधर पंत अर्थात यशोधर बाबू, वाईडी पंत भी इनका नाम है। दूसरे पात्र हैं कृष्णानंद, किसंदा और इसके अलावा यशोधर बाबू की पत्नी और उनके बच्चे। तो सबसे पहले हम यशोधर पंत को जानते हैं। इस पाठ के मुख्य पात्र हैं ये। इनके चरित्र चित्रण के माध्यम से लेखक ने यहाँ कहानी में आधुनिक पारिवारिक परिस्थितियों को प्रस्तुत किया है। यशोधर पंत का चरित्र बहुत ही गंभीर, काम के प्रति ईमानदार, मिलनसार, परंपरावादी, संस्कारी, संवेदनशील व्यक्ति के रूप में इस कहानी में किया गया है। ठीक है, ये तो हो गए यशोधर बाबू। दूसरे मुख्य पात्र हैं यहाँ पर किसंदा, उनका नाम कृष्णानंद। यशोधर बाबू के आदर्श पुरुष थे ये, अर्थात उनके रोल मॉडल थे। वे उनके ही जैसा आचरण करना चाहते थे। वे किसंदा से बहुत प्रभावित थे, उनके आदर्शों पर चलना चाहते थे। और किसंदा के आदर्श क्या थे? किसंदा का व्यक्तित्व कैसा था? किसंदा थे समय के पाबंद, संवेदनशील, परिवार एवं समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना, रिश्ते नातों को सहेज कर रखना आदि, ये उनके व्यक्तित्व के गुण थे इस कहानी में। और यशोधर बाबू चाहते थे बिल्कुल किसंदा जैसा बनना, स्वयं भी और अपने बच्चों तथा परिवार को भी वह आदर्शों का पालन करवाना चाहते थे। और इस कहानी में यही द्वंद्व है। अब आप सोच रहे होंगे वो उनके इतने बड़े क्या कह सकते हैं, उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित क्यों थे? उसका कारण ये था कि जब यशोधर बाबू मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद अल्मोड़ा से अर्थात पहाड़ से उतरकर जब नीचे मैदान की ओर आए, तो इतने बड़े शहर दिल्ली में उन्हें शरण दी किसंदा ने। किसंदा के यहाँ पहाड़ से आए हुए अनेक युवा शरण लिया करते थे। जब तक वे अपना भविष्य नहीं बना लेते हैं, अपने लिए रोजगार की तलाश नहीं कर लेते हैं, किसंदा उन्हें शरण देते थे, उनके लिए रोजगार तलाश करने में मदद करते थे। इस तरह पहाड़ से आने वाले हर युवा के लिए वे एक शरण स्थली बन गए थे। और उनके साथ यशोधर बाबू ने बहुत समय बिताया था, इसलिए उनके आदर्शों को, उनके गुणों को वो अच्छे से जानते थे और उनके जैसा बनना चाहते थे और आचरण करते भी थे। अब देखिए बच्चों, अब जानते हैं बच्चों पाठ में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांशों का अर्थात शब्दों का महत्व।
इस कहानी में 2 वाक्यांश हैं जो आए हुए हैं, सम हाउ इम्प्रॉपर और जो हुआ होगा। इनको जानना हमारे लिए अति आवश्यक है, तभी हम कहानी को समझ पाएंगे, क्योंकि कहानी के कथ्य के साथ इन वाक्यांशों का बहुत गहरा संबंध है, इसलिए इनका अर्थ एवं महत्व जानना ज़रूरी है। तो देखिए, सम हाउ इम्प्रॉपर अर्थात फिर भी कुछ अनुचित है। ये यशोधर बाबू का तकिया कलाम है। अब आप सोच रहे होंगे तकिया कलाम, तकिया कलाम क्या होता है बच्चों, कि जब बात करते हुए किसी की जुबान पर कोई शब्द बार बार आता है तो उस शब्द को उसका तकिया कलाम कहा जाता है। यहाँ पर कहानी में यशोधर बाबू जब भी कोई बात करते थे तो उनकी जुबान पर भी समहाउ इम्प्रॉपर आता था, इसीलिए इसको उनका तकिया कलाम कहते हैं। तो आप समझ गए तकिया कलाम। तो तकिया कलाम था उनका समहाउ इम्प्रॉपर। अब वो इसका प्रयोग बार बार क्यों करते थे? वो इसलिए बच्चों कि यशोधर बाबू एक मर्यादित एवं संस्कार प्रिय व्यक्ति थे, इसलिए जब आधुनिक परिवेश में ढले हुए लोग उनसे आधुनिकता के साथ व्यवहार करते थे तब वे समहाउ इम्प्रॉपर कहकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे इस कहानी में। ये आप समझ गए। अब इसके बाद क्या होता है कि यशोधर बाबू अपने बच्चों की तरक्की से तो बहुत खुश हैं, लेकिन वे मानते हैं कि ऐसी तरक्की और खुशहाली का हमें करना क्या है जो अपनों को अपनों से दूर कर देती है। इसीलिए यशोधर बाबू का यह तकिया कलाम समहाउ इम्प्रॉपर उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य को अधिक प्रभावशाली बना देता है। अब दूसरा वाक्यांश है यहाँ पर, जो हुआ होगा। पाठ में जो हुआ होगा का संबंध यशोधर बाबू के आदर्श पुरुष किसनदा की मृत्यु से है। जब यशोधर बाबू ने किसनदा की मृत्यु के बाद उनके किसी रिश्तेदार से पूछा कि उनकी मृत्यु कैसी हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, तो उनको जवाब मिला जो हुआ होगा, अर्थात पता नहीं क्या हुआ। बस यशोधर बाबू यही सोचते रह गए कि किसनदा की मृत्यु कैसे हुई, हो सकती है यह कैसे हो सकती है, जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है। और यही बात यशोधर बाबू सोचते रहे कि ये जो हुआ होगा आखिर क्या है, क्या कारण है जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। अब जानते हैं बच्चों इस पाठ का सार। इस पाठ का सारांश मैं आपको संक्षिप्त में सुनाती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो अब जानते हैं पाठ का सारांश। देखिए, यशोधर बाबू सेक्शन ऑफिसर हैं। अपने ऑफिस में आखिरी फाइल को लाल फीता बांधकर अपनी घड़ी के अनुसार, जिसमें 5:30 हो रहे हैं, आज की छुट्टी वे करते हैं। उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारी उनकी वजह से 5 बजने के बाद भी दफ्तर में बैठने के लिए मजबूर हैं, लेकिन उनकी भी एक आदत है कि कर्मचारियों की थकान को दूर करने के लिए वे छुट्टी के समय कोई मनोरंजक बात जरूर करते हैं। यह आदत उन्हें अपने आदर्श किसनदा से प्राप्त हुई है। यशोधर पंत बहुत ही गंभीर, काम के प्रति ईमानदार और मिलनसार हैं। कई बार उनके अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों के द्वारा कोई गलत बात हो भी जाती है तो वे हंसी में उड़ा देते हैं। दफ्तर की घड़ी में 5:25 होते हैं तो वे दफ्तर के अन्य कर्मचारियों की सुस्ती पर कटाक्ष करते हुए एक हंसी मजाक के लहजे में कहते हैं कि आप लोगों की देखा देखी तो सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। इसी बात को लेकर के वे कर्मचारियों के साथ थोड़ा बहस करते हैं, हंसते हैं और बातों ही बातों में पता चलता है कि ये जो घड़ी है उनके हाथ पे, यह ससुराल से उनको शादी में मिली है। और शादी की बात आई तो बातों ही बातों में ये भी पता चल गया कि यशोधर पंत की शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी। सभी कर्मचारी यशोधर बाबू को शादी की बधाई देते हैं क्योंकि आज उनकी सालगिरह है। एक कर्मचारी चहक कर कहता है, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, अर्थात आज आपकी शादी को 25 साल पूरे हो गए हैं। सेक्शन के सभी कर्मचारी उनको बधाई देते हैं और जिद करते हैं पार्टी की। यशोधर बाबू बड़ी मुश्किल से उन्हें 10-10 के 3 नोट निकाल कर देते हैं चाय पानी के लिए, परंतु चाय पानी की इस पार्टी में वे स्वयं शामिल नहीं होना चाहते। उनका कहना है
कि उनके साथ बैठकर चाय पानी पीना, गपशप मारना, वक्त बर्बाद करना किसनदा की परंपरा के बिल्कुल विरुद्ध है। तो इसलिए वे उनको दे तो देते हैं लेकिन खुद पार्टी में शामिल नहीं होते हैं। पार्टी कैसी? चाय पानी की पार्टी। अब ऑफिस में तो वे दे चुके हैं पार्टी, इसके बाद वे ऑफिस से घर के लिए निकलते हैं। आजकल यशोधर पंत दफ्तर पैदल आने जाने लगे हैं। पैदल ही आ रहे हैं तो उन्हें थोड़ा टाइम भी लगेगा घर जाने में। अब क्यों वे पैदल आ रहे जा रहे हैं आजकल? क्योंकि उनका पैदल आना और जाना उनके बच्चों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत देर उनको हो जाती है पैदल आने जाने में। इसलिए वे क्या कर रहे हैं, और ऐसा क्यों करते हैं वे, इसका भी कारण है। उनके बच्चे चाहते हैं कि उनके पिताजी नया स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को स्कूटर निहायत ही बेहुदा सवारी मालूम होती है और वे कार अभी लेने की स्थिति में थे नहीं। इसलिए दफ्तर पैदल आने जाने लगे हैं। दफ्तर आते जाते समय रोज वो बिरला मंदिर जाने लगे हैं। वहाँ बैठकर प्रवचन सुनते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं। इस तरह से उनका समय काफ़ी अच्छा व्यतीत होता है। लेकिन उनकी पत्नी और बच्चों को उनकी यह आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सिद्धांत के धनी किसनदा की भांति यशोधर बाबू भी इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं और बिरला मंदिर से पहाड़गंज आते समय घर के लिए साग सब्जी खरीद के लाते हैं। किसी से अगर मिलना भी है तो वे इसी समय में करते हैं। ऑफिस से घर जाने के बाद उस बीच जो टाइम उनको मिलता है उसी समय वे ये सब करते हैं। अब किसनदा घर देर से लौटने लगे हैं। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण तो आप देख रहे हैं कि दफ्तर आते जाते समय बिरला मंदिर जाना, प्रवचन सुनना, साग सब्जी खरीदना, ये सब। और दूसरा, उनके पास कोई सवारी नहीं है, पैदल आने जाने लगे हैं। वो क्यों पैदल आने जा रहे हैं? क्योंकि बच्चे नहीं चाहते कि वे साइकिल से जाएं, वे स्कूटर पसंद नहीं करते, कार वे ले नहीं सकते, इसलिए पैदल ही जा रहे हैं। ठीक है, तो घर से देर से लौटने का एक दूसरा कारण है उनका। तो देखते हैं घर देर से लौटने का दूसरा कारण। यशोधर बाबू के घर देर से लौटने का एक और कारण था उनके घर का कलह है, अर्थात घर में रोज रोज के झगड़े, मतभेद, जिसको हमने शुरू में वैचारिक असहमति कहा है, वही मतभेद उनकी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ उनका होता था। ठीक है, समझ गए आप लोग? इसी वजह से वे अब घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते थे। जब बच्चे छोटे थे तब उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर लिया करते थे, लेकिन अब बड़ा लड़का भूषण बहुत बड़ी विज्ञापन कंपनी में नौकरी करने लगा है। उसे वहाँ से 1500 रुपये प्रति माह वेतन भी मिलने लगा है। यशोधर बाबू तो रिटायरमेंट पर पहुँच गए हैं, लेकिन अभी भी उन्हें इतना ही वेतन, 1500 वेतन पा सके हैं। दूसरा बेटा भी IAS की परीक्षा तैयारी कर रहा है। एक बार पास करने के बाद भी उसने वहाँ ज्वाइन नहीं किया, और यही बात उन्हें समझ में नहीं आती। यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगती है कि जब सिलेक्शन हो गया है तो क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेटे को कुछ और चाहिए। इसके अलावा यशोधर बाबू की पत्नी, उनकी बेटी, उनके पहनावे को लेकर उनका रोज घर में मतभेद होता है, इसलिए भी वे घर देर से आना पसंद करते हैं। यशोधर बाबू को हालांकि अपने बच्चों की तरक्की बहुत पसंद है, वो बहुत खुश हैं अपने बच्चों की तरक्की से, लेकिन वे अनुभव करते हैं कि ये पैसा, ये खुशहाली किस काम की जो बच्चों को हमसे या हमारे अपनों को हमसे दूर कर देती है। जब उनके बच्चे गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। उनकी पत्नी अपने मूल संस्कारों से वैसे तो आधुनिक नहीं है, लेकिन मातृसुलभ मजबूरी के कारण उसे आधुनिका होना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की चाह है, बच्चे चाहते हैं कि माता पिता भी उन्हीं के अनुसार आधुनिक हो जाएं। लेकिन यशोधर पंत तो हो नहीं पाए, लेकिन उनकी पत्नी हो गई हैं उनके साथ आधुनिका। इतना आप समझ गए? तो अभी तक आप इतना तो समझ गए कि यशोधर बाबू घर देर से क्यों आते थे। पहला कारण पैदल चलना, दूसरा कारण बिरला मंदिर में जाना, सब्जी मंडी से सब्जी वगैरह लाना, और तीसरा कारण घर का कलह। मेन था घर का कलह मुख्य,
क्योंकि घर में रोज़ रोज़ के झगड़ों से बचने के लिए वे मंदिर आना जाना पसंद करते थे। बच्चे भी नौकरी लग चुके हैं, बच्चों की तरक्की से भी प्रसन्न हैं, खुश हैं, लेकिन क्या करना उस पैसे का जो अपनों में परायापन पैदा कर दे, ऐसा भी वे अनुभव करते थे। उनकी पत्नी भी मूल रूप से आधुनिका नहीं थी, लेकिन समय की मांग, बच्चों की मातृ सुलभ ममता के कारण वे आधुनिका हो गई हैं। ये सब अभी तक आप समझ चुके। अब इसके आगे देखिए। अब इसके आगे जानते हैं हम किसनदा का बुढ़ापा। अब कहानी का दूसरा भाग है ये, बिल्कुल बाद में उन दोनों को हम जोड़ लेंगे। किसनदा का बुढ़ापा थोड़ा सा समझना जरूरी है। किसनदा जो यशोधर बाबू के आदर्श पुरुष थे, उनका बुढ़ापा ज़्यादा सुखी नहीं रहा। कुछ साल वे दिल्ली में ही रिटायरमेंट के बाद किराए पर रहे और उसके बाद फिर अपने गांव चले गए। अपना मकान तो उन्होंने कभी बनाया नहीं, क्योंकि वे हमेशा दूसरों की मदद करते रहे, नाते रिश्तेदारों की मदद करते रहे, इसलिए अपना मकान वे नहीं बना पाए, इसलिए वापस गांव उन्हें जाना पड़ा। ठीक है। और गांव में कुछ साल रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब यशोधर बाबू ने उनकी मृत्यु का कारण किसी रिश्तेदार से पूछा तो उत्तर मिला, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ होगा। यशोधर बाबू यही सोचते रह गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उनके आदर्श पुरुष किसनदा की मृत्यु हुई। अब यशोधर बाबू यह सोचने के लिए मजबूर हो गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ। वे स्वीकार करते हैं कि उनके बीवी बच्चे अधिक समझदार हो गए हैं, सुलझ गए हैं। बच्चों को पिताजी की इस गलती का अफसोस है कि उनके पिता ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा नहीं भरा, अर्थात अपना मकान खरीदने के लिए पैसा नहीं भरा। परंतु यशोधर बाबू को किसनदा की यह उक्ति अधिक अच्छी लगती थी कि मूर्ख लोग ही मकान बनाते हैं, सयाने तो उसमें रहते हैं। अब जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर। परंतु यशोधर बाबू का पुश्तैनी घर टूट फूट कर खंडहर बन चुका होगा, यह भी वे खूब जानते हैं और ये भी समझ रहे हैं कि किसनदा की मृत्यु हुई जो हुआ होगा से। अब वो थोड़ा सोचने को मजबूर हो गए हैं कि क्या किया जाए, क्या सच में मैंने गलती कर दी अपना मकान ना बना करके, क्या मेरे बच्चे सही कहते हैं। इस तरह से वे मंदिर में प्रवचन सुनने के बाद घर जाते हुए सोचने लगे। सोचते सोचते वे घर जाते हैं। इस तरह वे बहुत दुविधा में थे और चाहते थे किसी का परामर्श, किसी से बात करना। होता यह था कि यशोधर बाबू जब कोई भी काम करते थे, किसी दुविधा में होते थे, तो किसनदा से जरूर सलाह लिया करते थे और वे यही अपेक्षा अपने बच्चों से भी रखते हैं। परंतु उनके बच्चे ना उनको सलाह देते हैं और ना उनसे सलाह लेते हैं और कहते हैं कि पापा, अब्बा, जब आप कुछ जानते ही नहीं है इस विषय में तो आपसे हम क्यों पूछें। यह भी इस कहानी का एक बहुत बड़ा द्वंद्व है। इसके बाद वे सोचते ही जा रहे थे कि घर के काम में बच्चे भी उनका हाथ बटा लेते। इस तरह से रास्ते पे चलते चलते सोच रहे हैं कि घर का सारा काम मैं अकेले ही करता हूँ, बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, थोड़ा घर के काम में हाथ बटा लेते तो कितना अच्छा होता। इस तरह से वे सोचते सोचते निकल रहे हैं अपने रास्ते पे। और फिर क्या होता है कि जब वे घर सोचते हैं तो उनका बेटा कहता है उनसे कि पिताजी, आप ये सारे काम अकेले क्यों करते हैं, क्यों नहीं आप नौकर रख लेते इन सब कामों के लिए। जब अब बेटा उनका विज्ञापन कंपनी में नौकरी भी लग चुका है, तो कह रहा है कि एक नौकर रख लीजिए, नौकर की तनख्वाह चलो मैं ही दे दूंगा, पर आप थोड़ा काम के लिए नौकर तो रखिए। लेकिन बेटा ये नहीं बोलता है कि पिताजी, आपका हाथ थोड़ा सा मैं बटा लिया करूंगा। इस तरह से यशोधर बाबू सोच रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, इस तरह
से बच्चों समझिए, बीच में हमने थोड़ा किसनदा का प्रसंग इसमें पढ़ा। अब फिर वही, जब यशोधर बाबू ऑफिस से निकले थे अपने घर के लिए, मन पैदल चल रहे हैं। पैदल वो आजकल पैदल क्यों चल रहे हैं इसके कारण हैं। फिर यशोधर बाबू के आदर्श किसनदा की मृत्यु का प्रसंग बीच में आया। और आप देखिए, वे बिरला मंदिर में प्रवचन सुनने के बाद जब घर लौट रहे हैं, रास्ते में सोचते हैं कई बातें, उन्हें किसनदा की मृत्यु का पता चलता है। फिर वे अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। फिर ये भी सोच रहे हैं कि बेटा किस तरह से बोलता है कि नौकर रख लीजिए, लेकिन ये नहीं कहता है कि मैं हाथ बटा लिया करूँगा। इस तरह से वे सोचते सोचते घर पहुँचते हैं। शाम को घर पहुँचते पहुँचते उन्हें 8 बज जाता है। और तब क्या होता है, जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो एक बार तो उनको लगा कि वे किसी गलत घर में पहुंच गए हैं। घर के बाहर एक कार खड़ी है, स्कूटर, मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, कुछ लोग विदा ले रहे हैं। बाहर बरामदे में कागज़ की झालरें और गुब्बारे लटक रहे थे, रंग बिरंगी रोशनियां जल रही थीं। फिर उन्हें अपना बेटा भूषण पहचान में आया, जो अपने बॉस को विदा कर रहा था। तो अब आप समझ गए होंगे कि उनके घर पे क्या हो रहा है, सिल्वर वेडिंग की पार्टी हो रही है। और पिताजी को कुछ पता ही नहीं है, वो अब आराम से अपना घर आ रहे हैं। उसका भी कारण है, बच्चों ने उनको बताया नहीं, और वे अपने डेली जो प्रतिदिन का उनका नियम था, अपने नियमबद्ध तरीके से ऑफिस के बाद अपने सारे कार्य निपटा करके घर पहुँचे हैं। तो फिर क्या होता है, उनके बेटा अपने बॉस को विदा कर रहा था। उसकी पत्नी और बेटी भी कुछ मेहमानों, मेम साहबों को, अर्थात कुछ आधुनिक स्त्रियां जो उनके बॉस वगैरह की पत्नी होंगी, उनको विदा कर रही थी। बेटी भी आधुनिक वेशभूषा में थी, जो यशोधर बाबू को बिल्कुल पसंद नहीं था। कई बार उन्होंने मना भी किया है, लेकिन फिर भी वो ऐसे ही कपड़े पहना करती है। लेकिन उसकी माँ भी उसका साथ देती थी। जब कार वाले विदा हो गए तो यशोधर बाबू घर पहुँचे। बड़े बेटे ने थोड़ा झिड़की सी सुनाई कि सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुँचते हैं। अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। शर्मिली सी हंसी हंसकर यशोधर बाबू बोले, हम लोगों के यहाँ कब से सिल्वर वेडिंग होने लगी? तो उनका कोई रिश्तेदार बोला, जब से तुम्हारा बेटा कमाने लगा है तब से। और यशोधर बाबू इस बात से भी थोड़ा खफा हैं कि घर में भूषण अर्थात उनका बेटा रिश्तेदारों के लिए व्हिस्की लाया है। जब भूषण अपने मित्रों को यशोधर बाबू का परिचय करवाता है तो वे सभी उसे मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कहते हैं, और जवाब में यशोधर बाबू थैंक यू बोलते हैं। जब बच्चों ने विलायती परंपरा से केक काटने के लिए कहा तो यशोधर बाबू को केक काटना थोड़ा बचकानी बात मालूम हुई, अर्थात समहाउ इम्प्रॉपर, फिर भी कुछ अनुचित है। उन्होंने संध्या से पहले, संध्या अर्थात सायंकालीन संध्या वंदन, पूजा अर्चना से पहले केक काटने को मना कर दिया और अपने कमरे में चले गए। फिर इसके बाद क्या होता है कि अब इसके पश्चात जब वे संध्या वंदन करने गए तो हमेशा तो वे 10 से 15 मिनट संध्या वंदन किया करते थे, लेकिन आज तो उन्होंने 25 मिनट लगा दिए हैं। संध्या में बैठे बैठे वे किसनदा के संस्कारों के बारे में भी सोचने लगे। पीछे से तब तक उनकी पत्नी आकर झिड़कते हुए बोली कि आज पूरा समय संध्या में ही बैठे रहोगे। यशोधर बाबू लाल गमछा जो उनके कंधे पर था उसको कंधे पर रखे हुए ही बैठक में चले आए जहाँ पार्टी का आयोजन हो रहा था। ये लाल गमछा पहनकर बैठक में आना उनके बच्चों को बहुत असहज लगा। उन्हें ऐसा लगा कि उनके पिता ऐसे वेशभूषा में बाहर क्यों आए। खैर थोड़ी बहुत बहस उनकी हुई पिता के साथ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब सारे रिश्तेदारों के साथ मेल मुलाकात हो गई है, केक कट चुका है, पार्टी पूरी हो चुकी है, उत्सव मनाया जा चुका है। अब इसके बाद बात आती है उपहारों के पैकेटों को खोलने की, उनके जो गिफ्ट उनको प्राप्त हुए हैं उन उपहारों को देखने की। तो उनका बड़ा बेटा भूषण सबसे पहले एक बड़ा सा पैकेट खोलते हुए बोला, इसे ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं अब्बा तो फटा पुलोवर पहनकर जाते हैं, अर्थात फटा ओवरकोट जो बड़ा
कोट होता है उसको पहन के जाते हैं, जो बहुत ही बुरा लगता है कि आप फटे हुए कपड़े पहनकर जा रहे हैं। आप इसे पहनकर जाया कीजिए। थोड़ा ना नुकुर करने के बाद यशोधर बाबू ने उसे पहनते हुए, उस ऊनी गाउन को पहनते हुए कहा, तो अच्छा ये ठहरा ड्रेसिंग गाउन, इसको कहते हैं ड्रेसिंग गाउन। उनकी आंखों में थोड़ा चमक सी आ गई। उन्हें बहुत अच्छा लगा अपने बेटे से उपहार पाना, वो भी उसके अपने पैसों से, उसकी तनख्वाह से। ठीक है, माँ बाप को तो बड़ी खुशी होती है कि उनके बेटे कमाने लगे हैं, बच्चे उनके कमाने लगे हैं, तो इस बात की उन्हें बहुत खुशी हुई। परंतु उन्हें यह बात भी बुरी लगी, चुभ गई उनके हृदय को, कि उनके बेटे ने, जवान बेटे ने ये कहा कि आप सवेरे दूध लाते समय इसे पहन लिया करें। बल्कि उनके बेटे ने ये नहीं कहा कि पिताजी आपकी मदद मैं कर लिया करूँगा, मैं दूध ले आया करूँगा। इस तरह से उनको ये बात बहुत बुरी लगी। तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि बेटे ने कह दिया कि आप इसको पहन के जाया करें, ये नहीं कहा कि मैं ले आया करूँगा या मैं आपकी मदद कर लिया करूँगा। तो यशोधर बाबू थोड़ा विचारों में खो गए, थोड़ा सोचने लगे अपनी परंपरा, अपने संस्कारों के बारे में। ये सब उनके मन में चलता रहा और इस ड्रेसिंग गाउन में जैसे कि यशोधर बाबू के अंगों में किसंदा उतर आए थे, अर्थात उनको लग रहा था कि जैसे किसंदा अंतिम समय में अकेले पड़ गए, वैसे ही वे अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगे थे। वे किसंदा जिनकी मौत हुई थी जो हुआ होगा से। तो इस तरह से यशोधर बाबू भी अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करने लगे अपने बच्चों के बीच में, क्योंकि उनकी पत्नी और उनके बच्चे तो सब आधुनिक रंग में रंग चुके थे और यशोधर बाबू उन सब के बीच अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। तो ये कहानी यहाँ समाप्त होती है बच्चों। अब इस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको समझा देती हूँ, आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। देखिए, अब देखिए पाठ पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? ये आप पाठ को पढ़कर समझ चुके होंगे बच्चों कि यशोधर बाबू कैसे थे, परंपरावादी थे, संस्कारवान थे, अपने जो उनके आदर्श पुरुष थे किशनदा, उनके ही आदर्शों का पालन करते थे। इस तरह का व्यक्तित्व था यशोधर बाबू का। वो किसी भी हालत में अपनी परंपराओं से, अपने संस्कारों से समझौता नहीं करना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ उनकी पत्नी थी जो समय के साथ ढल सकी है, जो ढल गई है। दोनों पति पत्नी है, एक ढल गया है, दूसरा नहीं ढला है, ऐसा क्यों? तो उनकी पत्नी ढल गई है, इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि मातृ सुलभ ममता, मतलब उनके बच्चों ने जब अपनी माँ से आग्रह किया, बच्चों ने जब माँ से चाहा, तो माँ तो ममता के आगे विवश हो जाती है। इस वजह से वे अपने बच्चों के साथ आधुनिक हो गई हैं। हालांकि वे भी मूल संस्कारों से आधुनिका नहीं थी, लेकिन उन्हें समय के साथ अपने बच्चों के साथ ढलना पड़ा। माँ जो है ममता के आगे विवश होती है, लेकिन यशोधर बाबू वे नहीं ढल सकते हैं क्योंकि वे अपने संस्कारों और परंपराओं को नहीं छोड़ना चाहते थे। तो यहाँ पे उनकी माँ भी गलत नहीं है और उनके पिता भी गलत नहीं है, क्योंकि संस्कार और परंपरा तो हमारी पहचान होती हैं, इन्हें त्यागना हमारे लिए उचित नहीं होता है। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इनकी पत्नी को भी अपने पति का साथ देना चाहिए था और थोड़ा सा जो यशोधर बाबू हैं उनको भी बच्चों के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए थोड़ा बहुत परिवर्तन अपने रूढ़ियों में करने चाहिए थे। तो ये तो रही बात पहले प्रश्न की। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। पाठ में जो हुआ होगा शब्द आया है, इस वाक्य की कितनी अर्थ छवियां हो सकती हैं, अर्थात ये जो हुआ होगा कितने अर्थ दे सकता है, ये आपको इस पाठ को पढ़ करके समझना है और लिखना है। रही हूँ। प्रश्न है पहला, सिल्वर वेडिंग कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? ये आपको स्वयं लिखना है अपनी सोच पर आधारित, क्योंकि आप पाठ को पढ़ेंगे उसके बाद आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और इसका उत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है आपके लिए,
सिल्वर वेडिंग कहानी का उद्देश्य क्या है। मैंने शुरू में आपको समझाया है, उसको आप ज़रूर लिखेंगे। आशा है ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।